हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर 2 का कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हमको यहाँ पे निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। जब भी आप किसी कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, वो उस कंडक्टर के ऊपरी सरफेस पे यहां पे चार्ज आकर के रहने लगता है। ये प्रॉपर्टी भी है हमारी। और उस कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमने आर मान लिया है, और जो चार्ज है उसको हमने क्यूब कंसीडर कर लिया है ना। तो यहां पर इसकी कैपेसिटेंस सी की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अ चार्ज क्यू इज गिवन टू अ स्फीयर। हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई चार्ज क्यू है जो कि इस स्फीयर को के ऊपर माना गया है। As a sphere behaves as the entire charge is concentrated at the center of the sphere, so the potential at any point on the surface of the sphere is। अब ये कह रहा है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा अगर इसमें सिमेट्री है। अगर इसमें सिमेट्री है तो ये चार्ज क्यू को इसके सेंटर पे माना जा सकता है, और इसके सेंटर माना जा सकता है। तो सेंटर से इस सरफेस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा इसके सेंटर से इसके सरफेस तक पे, तो कितना पोटेंशियल होता है। तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर होता है। इसको निकलाया जा चुका है। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर होता है। अब K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहां पे हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। अब यहां से C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, यही फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में V। अब V की वैल्यू हमको पता है के क्यू अपॉन में आर, तो K की वैल्यू भी यहां पे रखेंगे हम। पहले इसको रखें यहां पे, C इज इक्वल टू Q अपॉन में के क्यू अपॉन में आर, यही है ना। तो K की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इस तरीके से रखते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर। तो ये Q से Q कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बचेगा, इसको ऊपर कर देंगे। तो जो C की वैल्यू बचेगी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी कैपेसिटेंस C की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे हमको ये देखना है कि जो कैपेसिटेंस है इस पूरे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। बाकी 4 और पाई जो है हमारा कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखा जाए एप्सिलॉन नॉट से क्या हम समझते हैं कि अगर C डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस पे, तो जब भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पे रखा जाएगा। और अगर ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर किसी मीडियम में रखा जाता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन उस मीडियम की कुछ वैल्यू होगी, फिर तो उसको पुट करेंगे वहां पे, ठीक है। यहां से तो आपको ये समझना है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो C जो है डायरेक्टली R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कैपेसिटेंस उसका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस पे डिपेंड करने का मतलब कि जितना ज्यादा रेडियस होगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस उस स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर कैपेसिटेंस हमको बढ़ानी है तो रेडियस को ज्यादा कर दिया जाए। रेडियस का ज्यादा होने का मतलब कि कंडक्टर को बड़ा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बड़ा कंडक्टर बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है तो बहुत बड़ा कंडक्टर लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक कमरे के बराबर का कंडक्टर को उठा करके सर्किट में लगा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर में 2 कंडक्टर यूज करते हैं, ताकि छोटी से छोटी जगह में ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सकें, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना अधिक रेडियस होगा, उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। इसीलिए बड़ा रेडियस का जो है कंडक्टर लेते हैं, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। तो अब बहुत बड़ा अगर लेना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे जगह में ज्यादा चार्ज को स्टोर करने का काम करते हैं। इसीलिए तो हम इसको कैपेसिटर को बनाते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका ये C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका जो है फॉर्मूला है। और ये इतनी ही कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी, ये कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर।
अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब देखिए अर्थ की कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ को जब आप चार्ज करते हैं तो भाई कोई भी स्फीयर हो उसके ऊपर ऊपरी सतह पर आकर के चार्ज इकट्ठा हो जाता है ना। तो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ बाय टेकिंग द टू बी ए कंडक्टिंग स्फीयर। अब हम ये कंसीडर कर देते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका रेडियस अर्थ का पता है 6400 किलोमीटर होता है, या फिर इसको मीटर में अगर लिखे तो 6400 इंटू 10⁻³ सॉरी 6400 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, इंटू 6400 इंटू 10⁻3। इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है कैलकुलेट करने पे वो 711 इंटू 10⁻⁶ फैरेड आती है ना। अब इसको हम माइक्रो फैरेड में लिख सकते हैं। 10⁻⁶ फैरेड को जब हम माइक्रो फैरेड में लिखेंगे ये हो जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। तो thus the capacity of the earth is only क्या हो जाएगा, 711 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखिएगा कि ये माइक्रो फैरेड में सर्कल लिख रहा है। देखिए फैरेड जो है वो बड़ी यूनिट है और बड़ी यूनिट में जब भी आप लिखते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। और छोटी यूनिट में जब भी आप लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड उसका बड़ा दिखाई पड़ता है। तो हमेशा कभी भी जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइक्रो फैरेड में ही हम दिखाते हैं ताकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहे। माइक्रो फैरेड में ही लेके चलते हैं चाहे कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जब 1 kg को हम टन में लिखते हैं, यहाँ पे मैं देख लीजिए 1 kg को आप टन में लिखेंगे तो 0.001 टन हो जाएगा। तो आप टन देखिए यूनिट आप बड़ी कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जा रहा है ना। अब वही इसको ग्राम में लिखिए तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखिए अब यूनिट आप छोटी कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जा रहा है। तो यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटी यूनिट में हमेशा कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं और उसी में हम उसको रखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ ऐसे, देखिए इस तरीके से आप याद रखिएगा। देखिए 1 पिको फैरेड में 10⁻12 फैरेड होता है, 1 नैनो फैरेड में 10⁻⁹ फैरेड होता है, 1 माइक्रो फैरेड में 10⁻⁶ फैरेड होता है। माइक्रो फैरेड आप ऐसे लिख लीजिए। 1 मिली फैरेड में 10⁻³ फैरेड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इतना होता है। कन्वर्ट हमको करना ही पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज को कन्वर्ट करके ही आपको रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप अर्थ की कैपेसिटी यानी अर्थ का कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। और आज का क्लास अगर समझ में आया हो तो आज की वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी अच्छे से फिजिक्स को समझ पाए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अपडेट्स और नोट्स दोनों आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।